हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट आरएच ग्रुप और आरएच फैक्टर। आज इस वीडियो में हम आरएच ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ में एक दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो यहाँ पे आप आरएच वर्ड देख रहे हैं। ये जो आरएच है इसका फुल फॉर्म होता है रीसस। ये रीसस मंकी वर्ड से आया है। ये जो आरएच फैक्टर है ये पहली बार रीसस मंकी के अंदर इसकी खोज हुई थी, डिस्कवर हुआ था, तभी से इसका नाम आरएच फैक्टर पड़ा है ना। तो आरएच स्टैंड्स फॉर रीसस, ठीक है। अब लैंडस्टीनर ने एबीओ सिस्टम के बारे में डिस्कवर किया था 1940 में। लैंडस्टीनर और वीनर दोनों ने मिलकर 1940 में आरएच ग्रुप के बारे में डिस्कवर किया है ना। तो मोर देन 50 के करीब आरएच एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें से CDE आर इम्पॉर्टेंट वंस। अगर हम CDE को देखें तो इसमें से जो D है ना, D एंटीजन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका जो मेजर रोल है इट इज़ इन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है ना। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर एबीओ सिस्टम और जो आरएच सिस्टम है दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो यहाँ पर इन आरएच सिस्टम एंटीबॉडीज आर नॉट प्रेजेंट नेचुरली। तो एबीओ सिस्टम के कंपैरिजन में आरएच सिस्टम थोड़ा डिफर करता है। एबीओ सिस्टम के अंदर एंटीजेंस भी प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। एंटीजेंस A और B हैं जो कि आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप। एंटीबॉडीज भी A और B होती हैं जो कि प्लाज्मा में होती हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप है ना। कौन सा ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग एंटीजेंस और एंटीबॉडीज वेरी करते हैं, लेकिन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन पे और प्लाज्मा में है ना। लेकिन आरएच सिस्टम के अंदर एंटीजेंस तो प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, लेकिन देयर आर नो एंटीबॉडीज विच आर प्रेजेंट नॉर्मली नेचुरली है ना। तो एबीओ सिस्टम के अंदर हमने लैंडस्टीनर्स लॉ के बारे में भी पढ़ा था और ये लॉ स्टेट करता है कि अगर आरबीसी में अगर ब्लड के अंदर कोई एक पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन जो ऑपोजिट एंटीबॉडी है दैट विल बी प्रेजेंट है ना। ये था लैंडस्टीनर्स लॉ। अब आरएच सिस्टम को अगर हम देखें तो आरएच सिस्टम में D एंटीजन प्रेजेंट होता है। अगर D एंटीजन प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव, द पर्सन इज RH पॉजिटिव। लेकिन अगर D एंटीजन एब्सेंट है तो पर्सन इज RH नेगेटिव है ना। तो यहाँ पर एंटीजन का इंपॉर्टेंट रोल है। दोनों ही केस में एंटी D एंटीबॉडीज आर नॉट प्रेजेंट। नॉर्मल कंडीशन में एंटीबॉडीज चाहे वो RH पॉजिटिव हो चाहे वो RH नेगेटिव हो प्रेजेंट नहीं होगी है ना। यानी कि पर्सन RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर D एंटीजन प्रेजेंट है या D एंटीजन एब्सेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे दो कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर इफ अ पर्सन इज RH पॉजिटिव तो उसका जो जीनोटाइप होगा, जो जेनेटिक उसका होगा, उसके अंदर 2 कैपिटल D हैं, तो ये रेफर करता है होमोजाइगस RH पॉजिटिव है ना। होमोजाइगस का मतलब होता है कि यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। या फिर एक कैपिटल D एक स्मॉल d हो सकता है, यानी कि एक डोमिनेंट जीन हो सकता है और एक रिसेसिव जीन हो सकता है। इसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस यानी कि RH पॉजिटिव है ना। वेदर इट इज बोथ कैपिटल D या एक कैपिटल एक स्मॉल है, दोनों ही दे आर RH पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर रेसेसिव ट्रेट होगा है ना, दोनों स्मॉल d होंगे, तो इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ होमोजाइगस रेसेसिव, यानी कि जो पर्सन है दैट इज RH नेगेटिव है ना। तो ये जेनेटिक कंपोनेंट होगा, ये समझना जरूरी है, ठीक है। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इंडिया में तो जो RH पॉजिटिव पर्सन दे आर अबाउट 85% और जो RH नेगेटिव हैं दे आर अबाउट 15% है ना। अब इसका थोड़ा सा हम इनहेरिटेंस को समझते हैं क्योंकि आगे का वीडियो समझने में हमको आसानी होगी। तो जैसा कि हमको मालूम है कि किसी भी बच्चे का ग्रुप डिपेंड करता है उसके फादर और मदर के ग्रुप के ऊपर, क्योंकि जो जेनेटिक कंपोनेंट है वो फादर और मदर पेरेंट्स से आता है ना। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, 2 एग्जाम्पल हमने लिए हैं। जो पहला एग्जाम्पल है इसमें फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है। दूसरे में भी फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है। मैंने नेगेटिव ट्रेट को येलो से शो कर दिया है जिससे कि समझने में आसानी हो, ठीक है। लेकिन जो पहला हमारा एग्जाम्पल है इसमें जो फादर है ही इज़ होमोजाइगस RH पॉजिटिव, यानी कि दोनों जीन यहाँ पे डोमिनेंट है।
दूसरा वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें एक डोमिनेंट है और दूसरा रेसेसिव जीन है ना, बट इन एनी वेज दोनों में फादर पॉजिटिव है, दोनों में मदर नेगेटिव है ना। तो अगर हम इनके जेनेटिक कॉम्बिनेशंस को देखें तो हम डी को इससे मिलाएंगे, फिर डी को इससे मिलाएंगे, फिर ये वाले को इससे मिलाएंगे और ये वाले डी को इससे मिलाएंगे, है ना। तो अगर हम ये कॉम्बिनेशंस देखते हैं तो एक कॉम्बिनेशन आता है डी डी, दूसरा आता है कैपिटल डी स्मॉल डी, तीसरा भी कैपिटल डी स्मॉल डी और जो चौथा आता है ये भी कैपिटल डी स्मॉल डी, है ना। यानी कि 100% जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दे विल बी RH पॉजिटिव इन केस ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल। अब दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम कॉम्बिनेशंस देखें तो यहाँ पर 50% जो इंडिविजुअल्स हैं, जो बच्चे हैं, वो RH पॉजिटिव होने के चांसेस हैं और जो 50% हैं दे विल बी RH नेगेटिव। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो यहाँ पर हमारे पास में एक डोनर है और एक रेसिपिएंट है। डोनर का ब्लड पॉजिटिव है, रेसिपिएंट का ब्लड RH नेगेटिव है ना। तो डोनर के ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं डोनर के, इनके अंदर डी एंटीजन इज प्रेजेंट, है ना। ये जो डी एंटीजन है ये सरफेस पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम जब भी पहली बार फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन होगा तो RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव पर्सन के अंदर जाएगा, यानी कि डोनर के जो सेल्स हैं ये RH नेगेटिव पर्सन के अंदर आ गए, है ना। अब क्योंकि ये RH नेगेटिव पर्सन है तो RH नेगेटिव पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है इन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और ये अलर्ट हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, है ना। एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन इस RH नेगेटिव पर्सन के अंदर होने लगेगा। लेकिन ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये तुरंत फॉर्म नहीं होती, इन एंटीबॉडीज़ को फॉर्म होने में टाइम लगता है। तो जो पहला ट्रांसफ्यूजन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन दैट इज सेफ, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, है ना। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, बट RH एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन क्या हो गया है, इस RH नेगेटिव पर्सन के अंदर ये RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो गई हैं, है ना, अब ये बन गई हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसी पर्सन को दोबारा से ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें और दोबारा से जो पर्सन का ब्लड है ये RH पॉजिटिव है, तो अगेन ये जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा, RH नेगेटिव पर्सन के अंदर जाएगा। लेकिन इस बार RH नेगेटिव पर्सन के अंदर पहले से एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, है ना। कुछ एंटीबॉडीज़ तो पहले से मौजूद हैं और कुछ एंटीबॉडीज़ फॉर्म होने लगती हैं। तो जो RH एंटीजन इट रिएक्ट विद द RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस आफ्टर फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन, है ना। तो जो एंटीबॉडीज़ पहले से बनी हुई हैं और बन भी रही हैं तो ये RH एंटीजन के साथ में आपस में रिएक्ट करते हैं और ये जो सेल्स हैं इनको ये मारने लगते हैं ना, हीमोलाइसिस कॉज करने लगते हैं, ठीक है। तो इस एंटीजन और एंटीबॉडी का जो ये रिएक्शन होता है इसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग, है ना। तो एग्लूटिनेशन होने लगता है, ब्लड के अंदर क्लम्पिंग होने लगती है, ब्लड के अंदर क्लम्प्स फॉर्म होने लगते हैं। जब ब्लड के अंदर क्लम्पिंग होती है तो इट कॉजेज हीमोलाइसिस, RBC टूटने लगते हैं और जब RBC टूटते हैं तो इट रिजल्ट्स इन हीमोलाइटिक एनीमिया, एनीमिया होने लगेगा, RBC टूटेंगे, RBC का काउंट कम होने लगेगा। और दूसरी तरफ जब RBC टूटता है तो बिलिरुबिन रिलीज होता है और बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉन्डिस। नेक्स्ट वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, है ना। अब यहाँ पे दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, वन इज एरिथ्रोब्लास्ट एंड सेकंड इज फीटलिस, है ना। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का जो दूसरा नाम होता है दैट इज हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न और फीटस, है ना। फीटस का मतलब है गर्भ में पल रहे बच्चे को हम फीटस बोलते हैं। तो फीटस और न्यूबॉर्न के अंदर जो हीमोलाइसिस होती है इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, है ना। अब इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द हीमोलाइटिक डिसऑर्डर अकरिंग इन फीटस और न्यूबॉर्न ड्यू टू RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबल ब्लड होने की वजह से कुछ हीमोलाइसिस की कंडीशन पैदा होती है न्यूबॉर्न में या फिर फीटस के अंदर, जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोलते हैं, है ना। As it is characterized by presence of erythroblast in blood and the condition appear in fetus, hence named so. तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा क्योंकि इस पूरी की पूरी कंडीशन में एरिथ्रोब्लास्ट हमारे जो सेल्स हैं उनका लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है और दूसरी बात कि ये जो कंडीशन फीटस के अंदर हो रही है तो इसीलिए इसका जो नाम है दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, है ना। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो कंडीशन है ये कब होती है ना। तो यहाँ पर जो कंडीशन है इसमें मदर इज RH नेगेटिव
एंड द बेबी इज RH पॉजिटिव, है ना। जब माँ RH नेगेटिव हो, जो मदर है RH नेगेटिव हो और जो बेबी है ये RH पॉजिटिव हो, उस कंडीशन में ये स्थिति बनती है। अब इसमें होता क्या है, इसको हम एक फ्लोचार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी देखा था RH इनकम्पैटिबिलिटी, जहाँ पे एक ब्लड पॉजिटिव था और एक ब्लड नेगेटिव था। सेम स्थिति यहाँ पर भी पैदा हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो मदर है दैट इज़ RH नेगेटिव एंड द फीटस इज़ RH पॉजिटिव, है ना। तो अब क्या होगा, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये फीटल सैक है, ठीक है, ये मदर का ब्लड है और यहाँ पर फीटल सैक और मदर के बीच में जो कनेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इट इज़ अ लिंक जहाँ से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, है ना, और बहुत सारे जो एंटीबॉडीज़ हैं इनका जो ट्रांसफ़र होता है थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली देखें आप, इसमें ये जो बच्चा है ये RH पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमने RBC डिनोट किए हैं और RBC के ऊपर दिस इज़ द D एंटीजन दैट इज़ प्रेजेंट। मदर को देखें तो मदर RH नेगेटिव हैं, यानी कि जो मदर के RBCs हैं इसमें कोई एंटीजन इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो एंटीजन है ना कोई एंटीबॉडी है, यहाँ पे D एंटीजन प्रेजेंट है। अब मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है। ड्यूरिंग डिलीवरी प्लेसेंटल सेपरेशन, है ना, डिलीवरी के समय में माँ और बच्चे के बीच में जो लिंक होती है प्लेसेंटा, ये कट किया जाता है जिससे कि बच्चे को माँ से अलग किया जाता है ना। तो डिलीवरी के समय जब प्लेसेंटा कट होता है तो माँ का ब्लड बच्चे में जा सकता है, बच्चे का ब्लड माँ में जा सकता है, यानी कि दोनों के बीच में देयर इज मिक्सिंग ऑफ द ब्लड बिटवीन द फीटस एज वेल एज द मदर, है ना। तो क्या होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी प्लेसेंटा जब सेपरेट किया जाता है, मदर का ब्लड और फीटल ब्लड का आपस में बीच में मिक्सिंग होती है। फीटल RBC क्रॉस प्लेसेंटा एंड एंटर मैटरनल सर्कुलेशन, है ना। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो RBCs हैं, अब ये जो बच्चे के RBCs दोनों तरफ से ब्लड की मिक्सिंग होगी, ठीक है। तो ये बच्चे के जो RBCs हैं अब ये कहाँ पर आ गए, ये मदर के ब्लड में आ गए और इनके ऊपर क्या है, D एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। और अब ये क्या कॉज करेंगे, fetal RBC cross placenta and enter mother circulation. Mother's immune system is sensitized to RH positive blood and produce antibodies that is anti-D, है ना। तो जैसे ही ये बच्चे के जो RBCs मदर में आते हैं, D एंटीजन जैसे ही मदर के ब्लड में आता है तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है ये अलर्ट हो जाता है और इसके अगेंस्ट में इट स्टार्ट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ अब मदर के ब्लड में बन गए, है ना। लेकिन ये जो एंटीबॉडीज़ है, ऐसा नहीं होता कि तुरंत से एंटीजन आया और तुरंत से एंटीबॉडी बन गई। इन एंटीबॉडीज़ को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे की डिलीवरी तो हो जाती है क्योंकि प्लेसेंटा कट करके बच्चा तो अलग हो गया, तो यहाँ पे पहली डिलीवरी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, है ना। तो मदर्स इम्यून सिस्टम इट इज सेंसिटाइज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, एंटीबॉडीज टेक टाइम, है ना। इन एंटीबॉडीज को बनने में थोड़ा सा समय लगता है। तो पहली प्रेगनेंसी तो हो गई, बच्चे को अलग कर दिया, तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, है ना। अब हम यहाँ पे समझें, अब मान लीजिए कि दोबारा से सेकंड प्रेगनेंसी हुई और दोबारा से जो बच्चा है RH पॉजिटिव है ना। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगेन सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान भी फीटल और मदर के ब्लड में आपस में मिक्सिंग होगी। थोड़ा ब्लड माँ का बच्चे में जाएगा, बच्चे का थोड़ा ब्लड माँ के अंदर जाएगा। तो सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर बेसिकली क्या होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी में भी बच्चा जो है हमारा दिस इज RH पॉजिटिव, है ना। तो मैटरनल एंटीबॉडीज क्रॉस प्लेसेंटा एंड किल RBC सेल्स ऑफ फीटस। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये इस प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए बच्चे में आ जाएंगी, बच्चे के ब्लड में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज इस तरीके से क्रॉस करते हुए बच्चे के ब्लड में आएंगी और बच्चे का ब्लड कैसा है, RH पॉजिटिव है, यानी कि इसके अंदर क्या है, D एंटीजन प्रेजेंट है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का आपस में रिएक्शन होगा। ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये जो RBCs हैं बच्चे के, इसको डिस्ट्रॉय करने लगेंगी, है ना। तो अब आप यहाँ पर समझें, तो पहली प्रेगनेंसी के अंदर हमारी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर जो सेकेंड प्रेगनेंसी है, जस्ट वेट, ओके।
तो पहली प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, लेकिन जो सेकंड प्रेगनेंसी है इसमें अगर बेबी RH पॉजिटिव है तो ये जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ हैं ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती हुई बच्चे के अंदर आ गई और बच्चे के जो RBCs हैं इसको इनने क्या करना शुरू किया, किल करना शुरू किया, जिसको हम बोलते हैं हीमोलाइसिस, है ना। वंस हीमोलाइसिस स्टार्ट तो RBC बच्चे के टूटने लगेंगी, ठीक है। जब RBC टूटती हैं तो उसकी वजह से जो एनीमिया होता है इसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। तो पहली कंडीशन क्या पैदा होगी, जो बच्चा है वो दैट विल हैव हीमोलाइटिक एनीमिया, बहुत सीवियरली एनीमिक पैदा होगा, है ना। अब जब एनीमिया होता है, जब RBCs टूटते हैं तो उसमें से जो बिलिरुबिन है उसका लेवल ब्लड के अंदर बढ़ने लगेगा, तो इट विल लीड टू हीमोलाइटिक जॉन्डिस, है ना। जॉन्डिस विच इज़ ड्यू टू हीमोलाइसिस, इसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ बिलिरुबिन। जॉन्डिस का कारण क्या है, बिलिरुबिन के लेवल का बढ़ना, ठीक है। कई बार ये इतना सीरियस होता है कि 18 से लेकर 25 mg/% तक भी बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है ना। और जब ऐसी स्थिति आती है तो ये जो बिलिरुबिन है, हमारे ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया के अंदर ये बिलिरुबिन डिपॉजिट होने लगता है एंड इट रिजल्ट इन मोटर डेफिसिट, है ना। जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं इसको ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कर्निक्टरस, है ना। तो देखें, सबसे पहले एनीमिया हुआ, हीमोलाइसिस हो रही है तो एनीमिया होगा, हीमोलाइसिस हो रही है तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा जिससे कि जॉन्डिस होगा। जॉन्डिस अगर बहुत ज़्यादा लेवल का हो जाएगा तो ये हमारे ब्रेन में जो बेसल गैंग्लिया में डिपॉजिट होगा जिसकी वजह से कर्निक्टरस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोप्स फिटलिस भी देखने को मिलता है। हाइड्रोप्स फिटलिस का मतलब है देयर इज जनरलाइज्ड एडिमा, जो बच्चा होगा उसके अंदर स्वेलिंग प्रेजेंट होगी, उसके अंदर एडिमा होगा, है ना। अब इस एडिमा का कारण क्या है बेसिकली, तो जब हीमोलाइसिस होती है तो हीमोलाइसिस की वजह से क्या होगा, RBC टूट रही हैं तो यहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी विच इज़ एक्स्ट्रा मेडुलरी। नॉर्मली हमारा जो एरिथ्रोपोइसिस होता है ये बोन मैरो के अंदर होता है, लेकिन जब RBCs बहुत जल्दी जल्दी टूटती हैं तो जो बोन मैरो के अलावा हमारे जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे भी एरिथ्रोपोइसिस होने लगता है, जैसे कि लिवर, है ना। तो लिवर के अंदर एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी जिसकी वजह से लिवर डैमेज होने लगेगा विच विल लीड टू हाइपोप्रोटीनेमिया, प्रोटीन का लेवल ब्लड के अंदर कम होगा विच विल लीड टू एडिमा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोप्स फिटलिस, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मेडुलरी एरिथ्रोपोइसिस हो रही है तो RBC का फॉर्मेशन बढ़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो RBCs हैं दे आर एरिथ्रोब्लास्ट, है ना, यानी कि ये वो RBCs हैं जो कि हमारे एरिथ्रोपोइसिस के स्टेज में जो इनिशियल वाले जो सेल्स हैं जो कि न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। जब RBC पूरा मेच्योर होता है तो उसका न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, लेकिन जो प्रीवियस स्टेजेस में जब RBC होता है तो वो न्यूक्लिएटेड होता है ना। तो क्योंकि ब्लड के अंदर एरिथ्रोब्लास्ट का लेवल बढ़ता है इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। और अगर ये कंडीशन बहुत सीवियर होंगी तो इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द फिटस, जिसको हम बोलते हैं इंट्रायूट्राइन डेथ, है ना, IUD, इंट्रायूट्राइन डेथ, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि RH इनकम्पैटिबल ब्लड की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, है ना। अब अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट में 2 ट्रीटमेंट है इसके, एक है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन और दूसरा है फोटोथेरेपी, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कि बच्चे का पूरा ब्लड है उसको हम रिप्लेस करते हैं RH नेगेटिव ब्लड से, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो कौन कॉज कर रहा है, मदर का RH नेगेटिव ब्लड है, बच्चे का RH पॉजिटिव ब्लड है, तो मदर की एंटीबॉडीज़ बच्चे के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो अगर हम बच्चे का भी ब्लड है उसको RH नेगेटिव कर दें, उस कंडीशन में इस स्थिति पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो पहला हो गया एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि रिप्लेस द ब्लड बाय RH नेगेटिव ब्लड, ठीक है। दूसरा है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी एक मशीन होती है जिसके अंदर लाइट्स लगी होती हैं, उसमें जॉन्डिस की कंडीशन में हम फोटोथेरेपी को यूज़ करते हैं, है ना। तो जो जॉन्डिस्ड बेबी होता है उसको फोटोथेरेपी मशीन में रखा जाता है। तो जो फोटोथेरेपी की जो लाइट्स होती हैं वो जो बेसिकली जो बिलिरुबिन होता है उसको मोर वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन में कन्वर्ट करती हैं और यूरिन के माध्यम से जो बिलिरुबिन है बॉडी से एक्सक्रीट होता है और बिलिरुबिन का लेवल कम होने लगता है ना। तो एक ये भी तरीका हो गया ट्रीट करने का। एंड फाइनली वी कम टू द प्रिवेंशन, है ना। तो हम इस डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं।
पहली डिलीवरी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। सेकेंड डिलीवरी के अंदर इसलिए प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ फर्स्ट डिलीवरी के बाद प्रोड्यूस हुई, है ना। इन एंटीबॉडीज़ ने सेकेंड डिलीवरी में एंटीजन के साथ में रिएक्ट करके एग्लूटिनेशन किया और हीमोलाइसिस किया, है ना। इन एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन का कारण क्या था? ये ब्लड सेल्स थे जो कि फर्स्ट डिलीवरी के दौरान मदर के अंदर आए थे। अगर हम इन ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दें बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, है ना, ये एंटीबॉडीज़ बनने के पहले ही अगर हम इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दें तो ये एंटीबॉडीज़ को फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर इनका फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये सेकेंड डिलीवरी के दौरान जो एंटीजेंस थे उसके साथ में ये रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि एग्लूटिनेशन नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इंजेक्शन रोगैम का सिंगल डोज मदर की डिलीवरी के 72 आवर्स के अंदर मदर को दिया जाता है। ये जो इसके अंदर एंटी RH एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिसको आप RH इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोल सकते हैं। ये जो ब्लड सेल्स हैं जो कि पहली डिलीवरी के दौरान मदर के ब्लड के अंदर आए थे, इनको क्या कर देते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे एंटीजेंस डिस्ट्रॉय हो गए तो एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो सेकेंड डिलीवरी होती है दैट इज़ सेफ, है ना। यहाँ पे कोई एग्लूटिनेशन, हीमोलाइसिस देखने को नहीं मिलती, है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक क्वेश्चन है विच यू कैन आंसर इन द कमेंट बॉक्स, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ द मदर एंड फीटस इन द कंडीशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।